बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बैलेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मुतालिक, और हमारे बैलेंस को मेनली जो चीज़ डिस्टर्ब करती है उस कंडीशन को हम एटेक्सिया कहते हैं। जो तो मेडिकल ज़ुबान ये टर्मिनोलॉजीज़ को लोग समझते हैं तो उन्हें तो पता है एटेक्सिया का क्या मतलब है, लेकिन जो लेमैन है, आम लोग जो हैं, उनको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शख्स में चलने फिरने का, काम करने का बैलेंस ना रहे तो उस वक्त उस बीमारी को या उससे जो कंडीशन पैदा होती है उसे हम एटेक्सिया कहते हैं। अब मैं आपको फौरी तौर पे चंद एक जुमलों में समझाऊं। देखिए, ये हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन का ये जो सामने वाला हिस्सा है ये ज़हानत का हिस्सा है, हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है। इसमें मेमोरी का बहुत सा ताल्लुक़ है, डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक़ है। तो ये हमारा एक किस्म का लॉजिक का सेंटर है। फिर कुछ इसके पीछे वाला जो हिस्सा है जिसे पैराइटल लोब कहते हैं, ये हमारी मूवमेंट का हिस्सा है। मसलन हम बाजू को हिला रहे हैं तो जो मैसेज जा रहा है वो इस हिस्से पैराइटल लोब से जा रहा है कि हाथ ऊपर चला गया, नीचे चला गया, हाथ बंद हो गया, खुल गया। अब एक हिस्सा है हमारे ब्रेन का जिसको सेरिबेलम कहते हैं, जो ब्रेन के पिछले हिस्से पे होता है। सेरिबेलम ये बैलेंस का हिस्सा है, ये हमारी मूवमेंट्स को बैलेंस करता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखें, मैं इस पेन को पकड़ना चाहता हूँ तो अगर मैं नॉर्मल हूँ तो मैं ऐसे हाथ करूँगा, इसको पेन को पकड़ लूँगा। लेकिन अगर मेरा बैलेंस सही नहीं है तो जब मैं इसको पकड़ने लगूँगा तो मेरा हाथ यूँ हो जाएगा, ये, ठीक है। इसी तरह जब मैं खाना खाऊँगा, आम आदमी यूँ करके खाना खा लेता है। तो जब एटेक्सिया होगा उसको तो वो खाना खाएगा तो निवाला उसका यूँ जाएगा, ठीक है ना। सर भी उसका हिल सकता है, हाथ काम करते हुए हिल सकते हैं, टांगें चलते हुए हिल सकती हैं। उसको गिरने का एहतमाल होगा। वो गिरने से बचने के लिए जब चलेगा तो टांगें खोल के थोड़ी सी चलेगा। इसको वाइड गेट कहते हैं। जो उसके स्टेप्स होंगे वो वाइड होंगे, यानी टांगें दोनों ज़्यादा खुली होंगी ताकि इसका बैलेंस बरकरार रहे। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर एटेक्सिया में आ जाती हैं। अब एटेक्सिया है क्या और क्यों होता है? अब इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मैं जो बहुत कॉमन वजूहात हैं, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि हमारे प्रोग्राम जो लोग देख रहे होते हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ लेमैन होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो प्योरली डॉक्टर्स होते हैं उनको तो ये सारी बातें ऑलरेडी पता होती हैं। नाउ एटेक्सिया की एक वजह तो होती है पैदाइशी तौर पे, जो सेरेब्रल पॉलिसी है। आपका जो ब्रेन डैमेज हुआ वो सर के इस हिस्से में उसको ज़्यादा परेशानी हुई, तो बच्चा जब पैदा हुआ तब से वो एटेक्सिक है। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है जेनेटिक, यानी सीपी तो ये हुआ ना कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई और उसकी वजह से एटेक्सिया हुआ। कुछ लोगों के अंदर ख़ानदानी बीमारी होती है, और हमने देखा है कि एक घर में 5-6 बच्चे हैं तो हो सकते 2 बच्चों को हो, 1 को हो, 3 को हो। ये फैमिली से रन करती है। तो ये एटेक्सिया जो है ये मारूसी भी हो सकता है और पैदाइश के वक्त भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम अगर देखते हैं तो चोट लगने से भी एटेक्सिया हो सकता है। अगर किसी को सेरिबेलम में कोई चोट लग जाए, एटेक्सिया हो सकता है उसको। फिर उसके बाद वेस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे खून की नाली कोई फट जाए आमतौर पे बड़ी उम्र में, तो मरीज़ को फालिज पूरा भी हो सकता है और सिर्फ एटेक्सिया भी हो सकता है। फिर इसी तरह कुछ पॉइजन्स हैं, उनकी वजह से एटेक्सिया हो सकता है। फिर ट्यूमर, हमारे यहाँ खुदा न खास्ता अगर सेरिबेलम के अंदर कोई ट्यूमर पैदा हो जाए या बन जाए, जूँ जूँ वो ग्रो करता रहेगा, जो सेरिबेलम का हमारा बैलेंस करने का हमारा सिस्टम है वो मुतासिर होता रहेगा। तो इस तरह बहुत सी इसकी वजूहात हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकती है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा गर्दन तोड़ बुखार, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, एनकेफेलाइटिस कहते हैं, वो जब बुखार हो जाए और बुखार जब ठीक हो जाए तो उसके बाद बैलेंस का इशू आ जाता है, तो इसको हम एटेक्सिया कहते हैं।
تو اس لیے بہت سی کازز ہو سکتی ہیں جن کے اندر ایٹیکسیا، لیکن ایک وجہ ضرور ہوتی ہے دیکھنے والی کہ جب ایٹیکسیا ہو گیا کسی کو تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کس عمر میں یہ ہوا ہے. ظاہر ہے جو تو سیربرل پالسی کے پیشنٹس کو، یعنی پیدائش کے وقت آکسیجن برین میں نہیں گئی، یہ فوری طور پہ 1-2 مہینے 3-4 مہینے میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے. جو ماروثی ہوتا ہے، جینیٹکلی آ رہا ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ، یعنی بچہ پیدا ٹھیک ہوتا ہے، کچھ عرصے تک ٹھیک لگتا ہے، اس کے بعد لگتا ہے کہ نہیں اس کا بیلنس خراب ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے، کوئی ہاتھ میں چیز پکڑتا ہے. اب یہ بہت کم عمری میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ 12-15 سال میں بھی شروع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے شاید نہ ہو، اور کئی دفعہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی پھر نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. سیربرل پالسی کے اندر جو ایٹیکسیا ہوتا ہے، یہ جتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، اس کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نان پروگریسو آرگینک برین ڈیمیج ہے. جبکہ ماروثی جو زیادہ تر جو ایٹیکسیا کے کیسز میں دیکھتا ہوں یا ڈاکٹرز دیکھتے ہوں گے، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ماروثی وجہ بنتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مریض شروع میں اسٹوڈنٹ لیول پہ اس کو لگتا ہے کہ لکھنا صحیح نہیں ہو رہا، اس سے چلتے ہوئے گرنا شروع ہو گیا ہے. وہ یہ دیکھیں جس طرح مثلا یہ آپ کے پاس پین ہے، اس کا آپ نے ڈھکنا بند کرنا ہے تو آپ کا ہاتھ کانپ جائے گا، بند صحیح نہیں ہوگا. اس کو ٹارچ کو آپ نے چلانا ہے تو جرکی مومنٹس آ جائیں گی، رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی. اکثر جو پکڑتے ہیں، پکڑ کے اگر وہ لکھیں گے تو ہاتھ یوں چلا جائے گا. ہاتھ ملاؤ، شاباش. اچھا، اپنے ہاتھ پہ یوں کرو، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ کرو، تیز کرو، تالی بجاؤ. اچھا، اب اپنی انگلی کو اپنے ناک پہ لگاؤ. اچھا، اب میری انگلی پہ لگاؤ، پھر ناک پہ لگاؤ، پھر میری انگلی پہ لگاؤ. یہ ان کوآرڈینیشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو بیلنس کی کمی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے اندر جو پرابلم ہوتی ہے وہ سیریبیلم میں، اور اس بیماری کو ایٹیکسیا کہتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے میں نے آپ کو کہا کہ نوالا جو ہے وہ منہ میں نہیں جائے گا. شیو کرتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ہاتھ آپ کا یوں جا رہا ہے، دیر از اے چانس کہ کٹ آپ کو آ سکتا ہے. کنگھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو، گاڑی کسی حد تک چلا لیتے ہیں، لیکن جب سیویئر ہو جائے تو پھر گاڑی چلنا مشکل ہو جاتا ہے. عام طور پہ ایسے مریض چلتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ری ایبلیٹیٹ کر کے رکھتے ہیں. لیکن جب یہ سیویئر ہو جائے تو چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر ویل چیئر استعمال کرنی پڑتی ہے، اور کھانا وانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں ایٹیکسیا کی. اب ایٹیکسیا اگر ہو جاتا ہے کسی کو تو اس کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ اصل میں بیسکلی جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ واٹ ٹو ڈو. اگر تو آپ کو کوئی یہی کہے کہ اس کی کوئی خاص دوائی ہے اور اس دوائی سے ایٹیکسیا ٹھیک ہو جائے گا، ویل یہ اتنی صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ میڈیسنس دے ڈو ناٹ کیور ایٹیکسیا. They can help a patient to fight or to get managed in a better way with medicines. اگر وہ دوائیاں استعمال کرے گا تو کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے، تھوڑا بہت اس کو جو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں ان سے بچت ہو سکتی ہے. اس کے اندر بیسکلی جو ری ہیبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے 3 کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام تو ایسے پیشنٹس کو موٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ موٹے ہو جائیں گے تو ان کا چلنا، بیلنس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، تو موٹاپے کا کنٹرول کرنا چاہیے. دوسرا میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں کہ اگر پٹھوں میں طاقت کی کمی ہو تو ورزش سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن بیلنس کا اگر مسئلہ ہو
तो वर्जिश से इतना बेहतरी नहीं आती, प्रैक्टिस से बेहतरी आती है। आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहें। अब होता क्या है, जब किसी शख्स को एटेक्सिया का इशू होता है तो वो शख्स फिर कोशिश करता है कि अच्छा मैं चल के जाऊंगा, मैंने क्या चल के जाना है एक गिलास पानी पीने के लिए। वो अम्मी को कहेगा अम्मा एक गिलास पानी पिला दो, भाई पानी दे दो, नौकर को कहेगा आवाज़ दे के। तो वो अपने जो छोटे मोटे चलने फिरने के काम है वो तर्क कर देता है, तो प्रैक्टिस उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उसका एटेक्सिया वक्ती तौर पे क्या हमेशा के लिए बढ़ना शुरू हो जाता है। वो ब्रेन के अंदर जो सेरिबेलम है वो तो ज़ाइल हो ही रहा है उसका, प्लस आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो और ख़राब हो। तो इसलिए फ्रॉम रीहैब पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सेरिबेलर एटेक्सियाज के अंदर बार बार रिपीट करते रहें, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहें। आप खड़े हों, चलें फिरें, पानी पिएं, अपने बटन बंद करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ुद बंद करें। कंघी, अच्छा अब आम कंघी आप पकड़ेंगे तो मोटे ग्रिप वाली कंघी आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो ये तीसरा इसके अंदर मैं आपको बताऊं जो हम रीहैब टेक्निक सिखाते हैं। अब देखें, आपने खाना खाना है तो ये हाथ जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप अपनी कोनी को यहाँ फिक्स कर लें और फिर आपका हाथ हिल भी रहा है और उसको अगर आप मुंह में लेके जाएंगे यूं करके, यानी फिक्स करके हाथ, तो कम हिलेगा। यूं करेंगे तो ज़्यादा हिलेगा। तो बहुत सारे काम, कोनी को इवन शेव करना है आपका, अगर आप कोनी का सहारा लेके शेव करेंगे तो आपकी शेव बेहतर हो जाएगी, खाना खाना आपका बेहतर हो जाएगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। बहुत सारे काम आप जो है, हालांकि आपके हाथ हिल रहे हैं लेकिन सहारा आप ले लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ का सहारा ले सकते हैं। जितना ये फल्क्रम आपका बड़ा बनेगा उतना आपका जो मूवमेंट डिसऑर्डर है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा टिप है, बार बार प्रैक्टिस करना। फिर तीसरा इसके अंदर अक्सर देखने में आता है कि जब आप एटेक्सिया के पेशेंट हैं, लोग आपको देख रहे होते हैं तो आपका एटेक्सिया बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो आपको आप कह सकते हो कि जो आपको एम्बैरेसमेंट होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इन डोंट वरी व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है, अल्लाह ताला ने एक बीमारी दी है, आप एक्सेप्ट करें उसको। आप चलें लोगों के सामने, बिल्कुल कोई कुछ कहता है तो उसको कहने दें। आपका चलना, आपका काम करना आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कम ज़रूरी है कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है लड़कियां ख़ास तौर पे दे फील शाय। तो इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। आप ये तो देखें ना कि अल्लाह ताला फिर भी आपको चला रहा है। इतनी बीमारी है जिसमें आप चल ही नहीं सकते, आप एक दो व्हील चेयर पर बैठ गए, आपको आदत पड़ गई, आहिस्ता से बढ़ती रहेगी। मुझे याद है, मुझे आफ्टर स्पाइनल इंजरी आई वॉज टोल्ड आई शुड बी ऑन अ व्हील चेयर, और मैं अब भी व्हील चेयर इस्तेमाल करता हूँ, किसी को पता भी नहीं होने देता। छोटे मोटे सान मुझे एटेक्सिया है, ये सेंसरी एटेक्सिया किस्म का होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर आपकी टांगों में सेंसेशन ना हो उसकी तरफ हम आएंगे। तो सेरिबेलर एटेक्सिया की अब बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आपने प्रैक्टिस करते रहना है और कॉन्फिडेंट होके करते रहना है, वेट अपना ज़्यादा नहीं करते रहना। बाकी कुछ दवाइयाँ होती हैं वो हम साथ साथ देते रहते हैं और आप अपना राब्ता रखें। अब कुछ और किस्में भी हैं एटेक्सिया की जो बड़ी बहुत कॉमन तो नहीं है लेकिन वो हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए। एक है फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। ये आम तौर पे प्रेजेंट और तरीके से करता है। इसकी प्रेजेंटेशन ये होती है कि नौजवानी में आप महसूस करते हैं कि जो आपका पेशेंट है वो आपको कंप्लेन करता है कि मैं पंजों पे चलता हूँ तो एड़ी उठा के चलता हूँ, यूं करके चलता हूँ मैं। तो मरीज़ जो है वो एड़ी उठा के चलना शुरू हो जाता है और उसकी जो आर्चेज होती हैं पैर की वो थोड़ी गहरी हो जाती हैं। बैलेंस का प्रॉब्लम उसको भी होता है। और बाकी मेडिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं जिसके अंदर कुछ साइंस हमें ऐसे मिल जाते हैं, रिफ्लेक्सेस के अंदर बिब्लिस्की हो गया उसका, लेकिन ये मेडिकल की बातें हैं, लेट देम बी फॉर द डॉक्टर्स। आपके लिए यही जानना काफ़ी है कि वो पेशेंट्स
जो चलते हुए हील उठा के चलते हैं, पंजों पे चलते हैं और उनका बैलेंस ठीक नहीं होता, उनको ये कंडीशन हो सकती है जिसको फ्रेडरिक्स एटेक्सिया कहते हैं। पर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर वो पेशेंट जो हील उठा के चलता है उसको फ्रेडरिक्स एटेक्सिया है, नहीं। इसकी भी बहुत सी कॉजेज़ हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे किसी और प्रोग्राम में। लेकिन फ्रेडरिक्स एटेक्सिया में बाद में कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद, जो पैरों का बैलेंस का प्रॉब्लम है वो हाथ में भी आ सकता है और उनको भी हाथ में बैलेंस आ सकता है, आईज़ में बाज़ औक़ात आ सकता है। जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो जब एग्जामिनेशन करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, तो सेरिबेलम में या एटेक्सियस के अंदर जो आँख है वो भी हिलना शुरू हो जाती है या उसके अंदर नेस्टिगनेस आ जाता है। तो ये एक किस्म है। फिर उसके बाद एक और किस्म जो मैंने आपको अपनी मिसाल दी, जिन लोगों की सेंसेशंस ख़राब हो जाती हैं उनको पोजिशनल प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी भी गेट थोड़ी एटेक्सिक हो सकती है, उनके अंदर भी बैलेंस का इशू आ जाता है। इवन डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए और पाँव की सेंसेशन ख़त्म हो जाए तो उनको चलते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज़ काइंड ऑफ सेंसरी एटेक्सिया। फिर इसी तरह न्यूरोपैथीज़ होती हैं कई, उनके अंदर महसूस करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मेनली जो लफ्ज़ है एटेक्सिया का वो इस्तेमाल होता है सेरिबेलम के लिए, इसकी वजह से जो मैंने तफसीलात बताई हैं। लेकिन इसकी और बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। इसका जो टेस्ट है वो आम तौर पे जब एमआरआई करवाते हैं तो उसके अंदर सेरिबेलम जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है इसकी एट्रोफी आ जाती है और बाकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। या अगर एटेक्सिया की कोई वजूहत हो बहुत ज़्यादा, मसलन जिस तरह इंजरी है बड़ी क्लियर कट, तो वो हमें नज़र आ सकती है। ट्यूमर हो खुदा न खास्ता, वो एमआरआई पे नज़र आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है दैट डिटर्मिन्स कि दिस पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम एटेक्सिया। तो इसलिए आपको खुदा न खास्ता अगर कहीं पे इस किस्म की अलामतें मिलती हैं और अगर आप थेरेपिस्ट हो या आप स्टूडेंट हो तो इस एंगल से आप पेशेंट को देखना शुरू करो। और अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हो तो फिर आप ऑफ कोर्स अपनी किताबों में जाएं और इसको तफसील से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें और एवेल्युएट करें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।